आप मुझे अपने बाल दिखाएं कि इन्होंने कैसे काटे। मुझे कहते हैं तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे बच्चे तुमसे छीन लेंगे। मैं अपने शोहर के कदमों में 3-3 घंटे बैठ के रोती रही कि मुझे माफ कर दे। मैं कैसे भूलूं जब इन्होंने मेरे बाल काटे। अभी आपने अर्ज किया है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मैं जिम्मेदारी आप ये ऑन रिकॉर्ड कह सकते हैं। मैं जिम्मेदार हूँ। मैं इलाके का जिम्मेदार हूँ। मैं खुद रिकॉर्ड कराने का पाबंद नहीं हूँ। नहीं, आप पाबंद हैं, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो सर मैं अच्छा एक काम करते हैं ना, सर का छोटा सा हम ले लेते हैं। सर मैं कोई स्लॉट नहीं दूंगा, ठीक है, कोई मैं रिकॉर्ड बयान नहीं दूंगा। ना किसी और को पता चलेगा, बाद में कह देंगे कि उसने खुदकुशी कर ली बच्ची ने। मैं खाना देखती थी, मुझे डर लगता था कि इसमें कुछ मिला ना हो, मैं मर जाऊं ये खा के। आपकी माँ ही आपके खिलाफ होगी क्या? ये आपकी सगी माँ नहीं है? ये मेरी सगी माँ नहीं है, ये मेरी सौतेली माँ है। इन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था जब मैं पैदा हुई थी। 15 साल की उम्र में इसकी शादी कर दी। 16 साल की उम्र में। 16 साल की। हाँ जी। और लड़की नहीं रहना चाहती? लड़की नहीं रहना चाहती, जो कि मेरे नॉलेज के मुताबिक। काफ़ी अरसे से तशद्दुद का। हाँ जी। और उन्होंने जिस अंदाज से कहा है वो तो बड़े एक हैरान कुन अंदाज है और बड़ा परेशान कुन हमारे लिए एक मौका है कि वो ये बात करके दोबारा अंदर चले गए। हमें नहीं पता कि लड़की के साथ अंदर क्या उसके साथ ऑपरेशन किया जा रहा है उसके साथ। इतनी लर्जा खेज तस्वीरें और वीडियोस हैं कि वो अगर दुनिया देखे कि किस बेदर्दी से बाल काटे गए हैं। गाड़ी को उस तरफ उन्होंने घुमा लिया है, इस तरफ से नहीं लेकर गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हारिस खोखर नेशनल पॉइंट से। मेरे साथ वो विक्टिम मौजूद हैं जिनको कल हमने दरिंदों के चंगल से छुड़वाया और ये एक घर में कैद थी, इनको बांधा हुआ था। इन्होंने किसी ज़रिए से मेरे नंबर पर मुझे कॉल की, मुझसे बात की और मुझे कहा कि मेरे हस्बैंड घर से बाहर गए हैं और मेरी जो सास हैं या मुंह भोली माँ हैं वो घर से बाहर गई हैं। अगर वो घर आ गए तो मुझे मार देंगे। पहले भी मुझे तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं और मेरे बाल भी काट दिए हैं। पुलिस को मैंने दोपहर के टाइम 15 पे कॉल किया, 1.5 घंटे बाद पुलिस आई, लेकिन उन्होंने कोई जान का तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया। और उन्होंने क्या कहा था, इनसे खुद पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि जब आप पर तशद्दुद किया गया, आपने पुलिस को कॉल की तो पुलिस का क्या रवैया था? मैंने दोपहर के टाइम फ़ौरन पुलिस को कॉल की। मैंने उनको रो रो के कहा कि मेरी जान को ख़तरा है, ये मेरे से मेरे बच्चे छीन लेंगे। मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे मार दे, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मुझे पुलिस से बहुत उम्मीद है, प्लीज़ जल्दी पहुँचें। मैंने उनको 3 दफ़ा लगातार कॉल की। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कमाहे में हम कहीं काम कर रहे हैं, हम यहाँ से फ्री होके आएंगे। मैंने उनको 3 दफ़ा लगातार कॉल पे कॉल की, फिर जाके कहीं वो आए और आके उन्होंने कोई मुझे यकीन नहीं दिलाया, कोई उन्होंने मेरा तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। उन्होंने कहा कि आप घर का मामला है, घर में ही संभालें, इसको बाहर ना निकालें, और वो चले गए। उन्होंने मेरी बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ नहीं की। जब आपने मुझसे रब्ता किया कि 25 मिनट हैं मेरे पास और ये लोकेशन है, आप यहाँ पर पहुँचें और मुझे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें, जब मीडिया की टीम कैमरों के साथ और माइक के साथ आपके घर के बाहर आई और हमने पुलिस को बुलाया, फिर पुलिस का क्या रवैया? उस वक्त तो पुलिस बहुत एक्शन में थी क्योंकि उनको डर था कि कैमराज़ हैं, मीडिया है, बात फैलेगी, स्टेट में जाएगी बात, इसलिए उन्होंने डर के मारे ये सब किया नहीं। पहले जब मैं अकेली थी, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी रो रो के, मैंने इनको अपना सर नंगा करके दिखाया। मैंने इन्हें कहा कि मेरी जान बहुत खतरे में है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे मेरे घर से ले जाए, मैं अपने बच्चे लेके चली जाऊँगी, थाने ले जाए, मुझे कहीं ले जाए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे दे, मुझे दारुल ईमान ले जाए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरी जान खतरे में, ये नहीं लेके गए। मैंने कहा नहीं, हम नहीं लेके जाते, आप अपना घर का मामला घर में संभालें। कौन सा डीएसपी था जो इनकी पुष्ट पनाही कर रहा था? मेरे ख़ानदान में जानने वाले हैं, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि इस तरह जब उनको मालूम हुआ कि मैंने 15 पे कॉल की है, उन्होंने फ़ौरन अपने रिसोर्सेज चलाना शुरू किए। एक डीएसपी हैं, उनका नाम नुमान है, उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि इस तरह एक बच्ची ने घर कॉल की है घर से 15 को कि मेरा ये मसला है, इसको दबाना है, इस बात को बाहर नहीं आने देना। उन्होंने कहा आप जैसे कहेंगे वैसे होगा।
उन्होंने नहीं देखा कि किसी की जान खतरे में है या किसी की जान को वाकई नुकसान है। उन्होंने कहा आप जैसे कहेंगे वैसे ही। यानी मामले को दबा दिया जाए, पैसे ले दे के मामले को रफा दफा किया। पैसे से और लिंक्स से उन्होंने कोशिश की कि ये बात बाहर ना निकले और ये लोग खुद ही मेरा कुछ ना कुछ कर लें, ये बात बाहर ना निकले किसी तरह, ताकि इनकी बेइज्जती ना हो, इनके नाम पे ना आए कि लड़की गायब हुई है या कहाँ गई है, इनके नाम पे ना आए। 2 कनाल के घर में आप रहती हैं, वहाँ पे हर किस्म की आसाइश होगी, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से जितना जुल्म किया गया, आपको ये आसाइश अब चाहिए या फिर आप आज़ादी चाहती हैं? मैं पैसे का क्या करूँगी जब मेरे पास ज़हनी सुकून नहीं है? मैं पैसे से क्या ले लूँगी? सब कुछ लेके भी जब मैं रात को सोचूँगी कि मैं कह दूँ या मैं खुश नहीं हूँ या मेरी जान ही खतरे में है, जब मुझे हर रोज़ धमकियाँ मिलेंगी कि तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, तुमसे छीन लेंगे। मैं चाहे मैं जो भी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चों से कैसे मैं दूर रहूँ? मैं अपने बच्चों से जुदाई नहीं सह सकती, मेरे से नहीं ये बर्दाश्त होना था। मैंने अपने बच्चों के लिए ये कदम लिया है। मुझे अपने बच्चों की जान, अपनी जान सबसे प्यारी है। मुझे ना पैसा चाहिए इनका, ना मुझे दौलत चाहिए, मुझे बस अपनी जान और अपने बच्चों के साथ रहना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमें पता चला कि 6 दिन से आपने खाना नहीं खाया था, उसकी क्या वजह थी? इन्होंने मुझे, मेरी मामा ने पहले कहा कि तुम्हें जहर दे के मार दूंगी खाने में डाल के, ना तुम्हें पता चलेगा ना किसी और को पता चलेगा। बाद में कह देंगे कि उसने खुदकुशी कर ली बच्ची ने, कि मैं कैसे खाना खाती, फिर मेरे से घर में खाना नहीं खाया गया। मैं खाना देखती थी, मुझे डर लगता था कि इसमें कुछ मिला ना हो, ये ना हो मैं मर जाऊँ ये खा के। आपकी माँ ही आपके ख़िलाफ़ होगी क्या? ये आपकी सगी माँ नहीं है? ये मेरी सगी माँ नहीं है, ये मेरी सौतेली माँ है। इन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था जब मैं पैदा हुई थी। मेरे जो असली माँ बाप हैं वो मेरे चाचा चाची हैं। इन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया। इन्होंने यानी कि अपने देवर से लिया था? मैं चंद दिनों की थी जब इन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया और इन्होंने फिर मुझे ले गए वहाँ से। और मेरा उनके साथ, मेरा अपने सगे माँ बाप के साथ कोई लिंक नहीं है। वो मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, वो बल्कि वो गांव के लोग हैं, उनको कहा गया अगर तो वो यही कहेंगे कि इसको मार दो, हमें नहीं चाहिए। हमें तो मुझे ये बताएं कि इन्होंने अपने देवर से आपको अडॉप्ट किया और 15 साल में अपनी बहन के बेटे के साथ शादी कर दी, ऐसे ही? जी, मैं 16 साल की हुई थी तो अगले दिन ही इन्होंने मेरा निकाह पढ़ा दिया। मेरी अम्मी ने कहा कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, कल को मैं तुम्हारी कहीं गैरों में शादी करूं, वो हमें लूट जाएं, ये कुछ कर दें, ये अपने हैं, बहुत अच्छे हैं, अमीर है, सब कुछ है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद मैं उस शौहर से मेरी नहीं बनी कभी, मेरी पहले दिन से मेरी नहीं बनी। हम बात पे लड़ते थे, वो मेरे से बात पे मुझे ताने देते थे कि तुम छोटी हो, तुम बड़ी हो जाओ। मैं कोई फरमाइश करती थी, मैं कोई चीज़ कहती थी तो मुझे ताने सुनने को मिलते थे कि बड़ी हो जाओ। आप पे कोई इल्ज़ामात भी लगाते थे ये गंदे किस्म के? जी, मेरे पे इल्ज़ाम लगाते थे और मुझे कंट्रोल करते थे, मुझे डरा के रखते थे कि इनके बगैर मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं बच्चों से पहले मैंने अपनी मामा से रिक्वेस्ट की कि मामा मेरे से नहीं हो रही है शादी, मेरे से नहीं हो रहा। उन्होंने मुझे डराया, धमकाया, मुझे अपने ददियाल गाँव वापस भेज दिया, माँ बाप के पास जो असली हैं, कि इसको पता चले इसकी क्या औकात है। अगर ये यहाँ पे नहीं रहेगी तो इसका यही है कि ये गांव में रहे, सारी यहाँ की आसाइशें इससे छीन ली जाएं। इन्होंने मुझे भेजा, इन्होंने मुझे 2 हफ्ते वहाँ कैद रखा, मुझे कुछ भी नहीं देते थे, ये मुझे डराते थे, धमकाते थे, मुझे संगलों से बांध के इन्होंने रखा। रात को मैं सोई होती थी तो बाहर दरवाजे खटखटाते थे कि तुम्हें कोई लेने आ गया बाहर और तुम्हें हम मार देंगे, तुम बाज आ जाओ और तुमने उधर ही बसना है, चाहे मरो चाहे जियो, जो भी है तुम उधर ही बसोगे। संगलियों के साथ बांध देते थे या? हाँ जी, रात के वक्त, और डराते थे कि तुम बाज आ जाओ, तुमने अगर आइंदा बात की कि मैंने यहाँ नहीं बसना तो तुम्हारा यही अंजाम होगा, तुम्हें यहाँ नहर में बोरी में डाल के फेंक देंगे, तुम्हारी लाश मिलेगी, ना मालूम कब्रिस्तान में दफना दी जाओगी। हम कह देंगे लड़की भाग गई, लड़की बदचलन थी, लड़की ऐसी थी, हम कुछ भी कह देंगे। मेरी माँ ये कहती थी कि
मेरे साथ सब है, मेरे साथ पूरा ख़ानदान है, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम बाज़ आ जाओ, तुमने इधर ही बसना, तुमने और कहीं नहीं जाना। आप मुझे अपने बाल दिखाएंगे कि किस तरह बेदर्दी से इन्होंने आपके बाल काटे, और अब जो है ये बहुत बड़ा क्राइम है, ऑफेंस है नाजरीन, बाल काटना। और जैसे एक वाक़या पेश आया था फैसलाबाद में, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो है एक लड़की को कहा था कि जो है वो माफ़ी मांगो और जूते चाटो, और उसके बाद फिर बड़े बड़े केस हैं जो कि दिल को दहला देते हैं और पाकिस्तान की रियासत को हिला देते हैं। और फिर रियासत जो है उस वक़्त एक्टिव हो जाती है जब कोई मर जाता है, या फिर जब कोई बहुत बड़ा वाक़या या अलमिया हो जाता है, फिर रियासत जो है वो बहुत मुतहरिक नज़र आती है, बहुत एक्टिव नज़र आती है। लेकिन जब ऐसे लोग जो कि कमज़ोर हैं, जिनके पास ताकत नहीं है, और वो रियासत को पुकारते हैं कि हमारी मदद की जाए, हमें बचा लो, हम जान की भीख मांगते हैं, तब रियासत सो रही होती है, और तब वो उसके अंदर जो है मेरे ख्याल से तब रियासत लंगड़ी लूली हो जाती है, तब उनकी मशीनरी एक्टिव नहीं होती। लेकिन मरने के बाद जब मीडिया पे हाइप होती है तो फिर नंबर लेने के लिए आईजी, सीसीपीओ, वज़ीर आला, मिनिस्टर सारे आ जाते हैं कि हम इसके साथ हैं, हम ज़ैनब के साथ हैं, हम फैसलाबाद वाली लड़की के साथ हैं, या फिर कोई भी वाक़या हो, साहिवाल वाला हो, हम उनके साथ हैं। इज़हार यकजहती करने के लिए सब लोग पहुंच जाते हैं। आप मुझे अपने बाल दिखाएं कि इन्होंने कैसे काटे। ये देखें नाज़रीन, ये इनके बाल हैं। आप ज़रा थोड़ा सा घूम के पीछे से बाल दिखा दें कैमरे में, ताकि पता चल जाए कि आपके साथ क्या जुल्म किया गया है। और नाजरीन देखें, एक औरत ज़ात, एक माँ, एक बहन, एक बेटी, मेरे ख़्याल से कि अगर उसके बाल काटे जाएं तो ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे कि उसकी इज़्ज़त पे हाथ डाल दिया, उसका कोई रेप कर दिया, या फिर उसको हरेस किया है। और फिर बाल काट सकते हैं कैंची से, तो फिर कल को पेट में छुरी भी मार सकते हैं, कल को खाने में जहर भी दे सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आप चीफ जस्टिस से क्या अपील करना चाहेंगी, सीसीपी और आईजी पंजाब को क्या अपील करना चाहेंगी? मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए इन लोगों से, मैं इनके पास वापस नहीं जा सकती, मेरी जान को बहुत खतरा है। ये लोग मुझे रोज़ रोज़ टॉर्चर करते हैं, रोज़ रोज़ मुझे कहते हैं तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे बच्चे तुमसे छीन लेंगे। जब कल पुलिस के सामने आया तब सीधे हो गए कि हम नहीं करेंगे, ऐसे कुछ नहीं करेंगे। कल ये लोग इतने बदले हुए थे, इतने बदले हुए थे। मैं अपने शौहर के कदमों में 3-3 घंटे बैठ के रोती रही कि मुझे माफ़ कर दे, मैं कभी कोई ऐसी बात नहीं करूँगी कि मुझे छोड़ो या मैं अपना घर बसाऊँगी। अपने बच्चों के लिए मैंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं कि बच्चों के लिए कोई ऐसी बात ना हो, लेकिन इनका दिल कभी नहीं पिघला, मेरे लिए कभी नहीं पिघला। तो कल जब हमने इन पर FIR करवाई है, थाने में तो मनाजिर कुछ और थे। ये पहले आप 3-3 घंटे इनके कदमों में होती थी, कल ये लोग आपके कदमों में बैठे हुए थे। आपका शौहर और आपके ये जितने रिश्तेदार हैं, कल आपके कदमों में मैंने इनको देखे। उन्हें बस यही था कि यहाँ से इसको ले जाए। मुझे उनके अल्फाजों में नज़र आ रहा था कि उनके दिल में मेरे लिए कितनी नफ़रत है। मुझे बस अगर मैं मान जाती उनकी बात तो मुझे नहीं पता आज मैं ज़िंदा होती कि नहीं होती। वो सारी रात बैठे रहे कि तुम चलो, बस चलो। जो इंसान मेरे दुख में कभी शरीक नहीं हुआ, कभी किसी ने मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई, कल वो आके मुझे कह रहे थे कि हम तुम्हारी गारंटी लेते हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने उन सबसे सवाल किया कि पहले कहाँ थे जब मैं हेल्प मांगती थी, जब मैं कहती थी कि मेरा सही है गुजारा, पहले आप लोग कहाँ थे? तब कोई नहीं कहता, तब सबको यही होता है कि हमारी अपनी ज़िंदगियाँ हैं। अब उनको खतरा पड़ा है अपनी जान का, अपनी इज़्ज़त का कि ये बात बाहर निकलेगी, तो उनको बस ये था कि किसी तरह इस मामले को दबाया जाए, इसको दबा के, इसको ब्लैकमेल करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके बच्चों का वास्ता देते रहे कि अपने बच्चों का सोचो, बच्चों का क्या होगा। तब इनको बच्चे याद नहीं आए जब मेरा शौहर बच्चों के सामने मुझे मारता पीटता, जब बच्चों के सामने मेरे बाल काटे उसने।
मेरा छोटा सा बेटा है 2.5 साल का, उसको बोलना नहीं आता, लेकिन जब उसने मेरी हालत देखी पहली दफ़ा कटे हुए बालों में तो मुझे कहता मामा मामा क्या हुआ क्या हुआ। और मैं उसे मैं कह भी नहीं सकती उसे, मैं हंस के उसे कह रही थी बेटा कुछ नहीं हुआ सब ठीक है। मैं कैसे भूलूं जब इन्होंने मेरे बाल काटे। मैं 5 साल की थी, मुझे शौक था कि मेरे लंबे बाल हो। मैंने बड़ी मुश्किल बाल लंबे किए थे और मुझे कुछ नहीं था मुझे चाहिए, मुझे बस यही था कि मेरे बच्चों के लिए मैं सलामत रहूं, अपने बच्चों पे, मैं बच्चों के पास रहूं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपने मुझे कॉल की और मैसेज किया कि 25 मिनट हैं, आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे दें वरना ये मुझे मार देंगे, पहले भी आप यानी कि पहले भी आप पे जुल्म होता रहता था, पहले भी आपने लोगों से तहफ़्फ़ुज़ मांगा था? मैंने मांगा था, मैंने जो मुझे समझ आती थी मैं अपने रिश्तेदारों में, लेकिन सब यही कहते थे कि हम तुम्हारे साथ नहीं, हम तुम्हारी माँ के साथ हैं। मेरी माँ एक दफ़ा कहती थी इसको ले जाओ, इसको बांध दो, इसको मारो, इसको पीटो, इसको याद दिलाओ किसकी औकात क्या है, इसको कहाँ से उठा के हमने कहाँ लेके आए हैं, और ये बातें करती है। अब इसको कोई परवाह नहीं है, इसने कदर नहीं की इन सब चीज़ों की। मुझे ना पैसा चाहिए उनसे, ना मुझे कोई दौलत, कोई शोहरत, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस मेरी जान की परवाह है। मैं वापस नहीं जा सकती, वो मुझे मार देंगे। मैं बिल्कुल। अब आपको कितनी उम्मीद है कि ये पाकिस्तान की रियासत आपकी जान का तहफ़्फ़ुज़ करेगी? अब अगर मीडिया ना होती, अगर आप लोग ना होते तो मुझे नहीं पता कल जिस तरह मुझे पुलिस छोड़ के चली गई थी मेरे हाल पे, और अगर आप लोग ना आते तो इन लोगों ने, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या करना था। जो बातें मैंने सुनी है कल आप लोगों के आने से पहले, जब मैंने आपको रो रो के फ़ोन किया कि प्लीज़ खुदा का वास्ता है जल्दी आ जाए, मुझे मार देंगे, मैं बहुत मजबूर हुई हूँ। किसी औरत को, किसी लड़की को शौक़ नहीं होता कि अपना आप इस तरह नंगा करे सबके सामने। बहुत मजबूर होती है वो औरतें, बहुत मजबूर होती है। मैं बहुत मजबूर हो गई थी इनके हाथों। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। मैंने जो बातें कल इनसे सुनी हैं, जो थ्रेट्स मैंने इनसे सुने हैं कि तुम्हें थाने भेज देंगे, तुम्हारे खिलाफ हम पर्चा कटवाएंगे, तुम कौन होती हो अपने शौहर और अपनी माँ के खिलाफ पर्चा कटवाने वाली, तुम्हारे साथ हम ऐसा सलूक करेंगे, तुम याद रखोगी। मैं कैसे भूल जाऊँ वो सब। मैं रात को 10 मिनट मेरी आँख लगी है और मैं डर के उठी हूँ कि मुझे कोई मार देगा, और मैं उठी हूँ तो मुझे ख्याल आया कि नहीं, मैं तहफ़्फ़ुज़ में हूँ मैं, तो मुझे थोड़ा सुकून हुआ कि अब चीज़ें कुछ बेहतर हो जाए। अब आपको क्या लगता है, अब आप महफूज हाथों में? जी, अब मुझे लगता है कि मैं महफूज हाथों में हूँ, और मुझे अब लगता है कि ये लोग मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। मैं इनसे जितना दूर रहूँगी मैं उतने महफूज रहूँगी। जी नाजरीन, इनके जो घर वाले थे, जब उन्होंने देखा कि मीडिया को मैंने मुतहरिक किया है और पुलिस को भी बुलाया है और पुलिस अब एक्शन भी ले रही है, तो उन्होंने थाने में मुझे भी बुलाया और उन्होंने जो है कहा कि आप क्या चाहते हैं, पैसा चाहते हैं। तो मैंने उनको साफ़ इनकार कर दिया। उनको मैंने कहा कि मैं इंसानियत के नाते आया हूँ। मैंने उनको साफ़ कहा कि मैं इंसानियत के नाते आया हूँ, एक जान को बचाने के लिए आया हूँ, मैं किसी पैसे धेले के लिए नहीं आया। हारिस खोखर जो वॉइस ऑफ पंजाब के एंकर हैं, मैंने उन्हें कांटेक्ट किया, मैंने उनको पिक्चर्स भेजी कि इस तरह मेरे पे तशद्दुद हुआ है, मेरे बाल काटे गए हैं, और वो अपनी टीम लेके आए। उन्होंने मुझे वहाँ से रेस्क्यू करवाया, पूरी मीडिया के साथ आए, उन्होंने मुझे रेस्क्यू करवाया, मुझे सेफ हैंड्स में लेके आए। और अब जिन्होंने मेरे बाल काटे हैं, मेरे शौहर पे FIR हो गई है। और इसी तरह अगर मीडिया वाले लोग बेटियों के साथ, बहनों के साथ खड़े हों जिनके साथ जुल्म होता है, आइंदा कभी किसी की ज़रूरत नहीं होगी इस तरह का कोई भी संगीन जुल्म करने की, किसी को इतना मेंटली टॉर्चर करने की, इतनी ज़हनी अज़ियत देने की, ज़हनी जिस्मानी हर तरीके की अज़ियत देने की।